देखिए बच्चों, आज के पीरियड में हिस्ट्री में हेडिंग डला हुआ है अंग्रेज तथा मैसूर। तो पहले रिवाइज करते हैं हमेशा की तरह 5 मिनट। अंग्रेज तथा मैसूर के बीच में पहला युद्ध बताइए कौन से सन में हुआ? 67 से 69, यानी कि 1767 से 1769, ऐसे ही था या कन्फ्यूजन है कुछ? ये 2-3 दिन का गैप हो गया तो कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध 1790 से 1792 हुआ। और चौथा युद्ध 1799। हालांकि मैं ये भी कह रहा था कि अगर मान लीजिए किसी बुक वगैरह में पढ़ो तो 1798 से 1799 लिखा मिलेगा, लेकिन जो मेन इम्पैक्ट है वो 1799 ही है, इसलिए 1799 ही लिखेंगे, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और जब हम देखते हैं, जैसे हमने काफ़ी पढ़ भी लिया है टॉपिक, तो 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं जो इस युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं। कभी वो अंग्रेजों के साथ है तो कभी वो मैसूर के साथ है। हम ये देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनमें हैदराबाद का निजाम है। और तीसरे पीरियड में जब हम तीसरा युद्ध पढ़ रहे थे तो एक और नया आया था त्रावणकोर, तो मैंने थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझाया था। त्रावणकोर हो गया, हैदराबाद ऊपर है, निजाम है, खुद में मैसूर है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज, ये हो गए। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 1-2 पार्टी और भी होती हैं, हालांकि वो बहुत कम है। जैसे मुगल साम्राज्य जो है ना, मुगल एम्पायर, वो उसका भी रोल कहीं ना कहीं इसमें रहा है, लेकिन वो मेन पार्टी नहीं है, क्योंकि मेन बैटल हो रही है अंग्रेजों के और मैसूर के बीच। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सहयोग तो किया ही है। अब अंग्रेजों के खिलाफ ही रहे हैं वो, डेट मीन्स उन्होंने कहीं ना कहीं मैसूर का साथ दिया है। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिला है कि वो अंग्रेजों के साथ भी हो गए। वो ये सब अपने फायदे के लिए इधर उधर होते आ रहे हैं, शुरू से हम देख रहे हैं। और बच्चों, मद्रास की संधि हुई थी पहले, जैसे कि आपने पढ़ा है, कौन से सन में? 1769 में, ऑब्वियसली, जब पहला युद्ध खत्म हुआ था। दूसरी संधि कौन सी थी? कौन से सन में? 1784 में। तीसरी संधि कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, कौन से सन में? 1792 में। 3 ही संधि हुई है, और जो चौथा युद्ध अब होगा उसमें टीपू सुल्तान का समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो मैसूर है वो एक रियासत बन जाएगी। और हम देखेंगे और हम पढ़ेंगे कि ये जो युद्ध हुआ था, मैंने लिखवाया भी था आपको कि ऐसा कुछ कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो जितने भी क्षेत्र जीते जाएंगे उन्हें आपस में बांट लेंगे। तो जीतने के बाद जो मैसूर है ये एक तरह से 2 के साथ चला गया था अंग्रेजों निजाम के पास, मतलब इस पर अंग्रेज का भी अधिकार हो गया था और जो हैदराबाद का निजाम था उसका भी अधिकार हो गया था। लेकिन मैसूर के जो कुछ बाहरी क्षेत्र थे, जैसे उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, कोयम्बटूर आज कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। ये कुछ हिस्से ऐसे थे जो टोटली दे दिए गए थे अंग्रेजों को, है ना? अंग्रेजों को दे के दिए गए थे, अंग्रेजों ने ले लिए थे, क्योंकि वो तो मेन पावर है यहाँ पे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब ध्यान डाल दीजिए, चौथा युद्ध, फोर्थ बैटल। और सन आप जानते हैं क्या है? 1799, 1799। पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, फिर समझाया जाएगा आपको। देखिए, अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सीज्ड द कैपिटल ऑफ मैसूर। अंग्रेजों की राजधानी पर कब्जा कर लिया। सीज द कैपिटल ऑफ मैसूर। तथा टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया। एंड टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन 1799। टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया। टीपू सुल्तान का उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान का उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट ऑफ टीपू सुल्तान, फतेह अली था, वाज फतेह अली।
इसे भी कैद कर लिया गया। ही वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड, इसे भी कैद कर लिया गया। तथा मैसूर साम्राज्य एंड मैसूर एम्पायर, तथा मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश भारत में एक रियासत बन गया। बिकेम आ रियासत इन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश भारत में एक रियासत बन गया। बिकेम आ रियासत इन ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश एम्पायर। यह क्षेत्र, दिस रीजन, REGION, यह क्षेत्र, दिस रीजन, निजाम और अंग्रेजों के बीच गठबंधन हो गया। बिकेम एन एग्रीमेंट बिटवीन निजाम एंड ब्रिटिश, अंग्रेजों तथा निजाम के बीच गठबंधन हो गया। जबकि वह 3 क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिए। वह 3 रीजन्स वर टेकन बाय ब्रिटिश, 3 क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिए। कोयम्बटूर, स्पेलिंग बना के लिख लो अपने आप, कोयम्बटूर, हिंदी में लिखा हुआ है बोर्ड पे, इंग्लिश अपना बना के लिख लो। कोमा, उत्तरी कन्नड़, नॉर्दर्न कन्नड़, तथा दक्षिणी कन्नड़ एंड साउदर्न कन्नड़, तथा दक्षिणी कन्नड़ एंड साउदर्न कन्नड़। नेक्स्ट लाइन इस हेडिंग में, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, एक पक्ष में, इन वन साइड, मैसूर, कर्नाटक का नवाब एंड नवाब ऑफ कर्नाटक, तथा मुगल थे एंड मुगल। तथा दूसरी तरफ, एंड इन सेकंड साइड, ईस्ट इंडिया कंपनी, तथा दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, निजाम तथा त्रावणकोर था, एंड त्रावणकोर was there. Next line, अंग्रेजों की तरफ से, from the side of British, अंग्रेजों की तरफ से जनरल हैरिस था, जनरल हैरिस was there. जनरल हैरिस था, जनरल हैरिस वॉज देयर। देखिए पहले से समझिए फिर आगे लिखेंगे। तो बात हो रही है बच्चों अंग्रेज और मैसूर के कौन सी युद्ध की, चौथे युद्ध जो हुआ था 1799 में। तो ये जो युद्ध था, ये युद्ध इस स्तर पर लड़ा गया था कि इस बार 5वां युद्ध नहीं होने देना है, मतलब टीपू सुल्तान को समाप्त ही कर देना है, मैसूर को अपने पक्ष में ले लेना है, कोई गठबंधन, कोई ट्रीटी वगैरह कुछ नहीं की जाएगी। ये पहले से दिमाग में था किस लॉर्ड के, वेलेजन, क्योंकि जो चौथे युद्ध में जो जनरल है वो कौन है, वेलेजन, उसके दिमाग।
ठीक है, अभी और बात करेंगे तो स्टार्टिंग में इस टॉपिक की। तो जैसे मैंने बताया, अभी थोड़ा सा मैंने एंड लिखवाया है पहले, बहुत ही कम शब्दों में लिखवाया है, अभी और इससे व्याख्या की जाएगी। तो कब्जा कर लिया गया, और कब्जा कहाँ पे हुआ है? मैसूर। जब हम कब्जा की बात करेंगे तो जो मैसूर की राजधानी है वो क्या है? श्रीरंगपट्टनम। वहां पे कब्जा कर लिया गया, डेट मीन्स मैसूर पे कब्जा कर लिया गया। ठीक, कब्जा करने के बाद टीपू सुल्तान तो मारे ही गया था। ठीक, उसके लिए कहानी है छोटी सी कि वो एक रक्षा करने आ रहा था और गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी, गोली बुलेट। ठीक, और उसने वहीं दम तोड़ दिया था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई टीपू सुल्तान तो सब जानते हैं, हैदर अली है। हैदर अली का बेटा कौन है? टीपू सुल्तान। इसके भी कई बेटे थे, 2 बेटे थे मुख्य, और उनमें जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? फतेह अली, जो फिर अगला शासक बनता कहाँ का? मैसूर। ठीक, गठबंधन अंग्रेज और निजाम, तो ये जो मैंने लाइन लिखवाई है ये वही है कि अंग्रेजों ने लालच दिया था, क्योंकि मैसूर जो है अभी भी अंग्रेजों की पावर से बाहर की बात थी, उसे कोई ना कोई ऐसा सहयोगी चाहिए था जो मिलकर उस पर हमला कर सकता हो। तो निजाम को उसने लालच दिया था कि हम ऐसे लड़ेंगे और फिर जितने भी क्षेत्र जीत लिए जाएंगे उसमें हम आपका बंटवारा कर लेंगे, या फिर जो आपके क्षेत्र थे जो मैसूर के कब्जे में हैं वो आपको लौटा दिए जाएंगे। इस तरह से लालच दिया गया, और फिर देखते हैं कि गठबंधन होता है अंग्रेज का और निजाम। जीत लिया गया, श्रीरंगपट्टनम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, है ना। युद्ध जीत लिया गया था, युद्ध बहुत निर्णायक स्थिति में था और सब कुछ समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और फिर एंड में लिखा है आपको कि जो मैसूर था वो तो निजाम प्लस अंग्रेज दोनों उस पर काबिज हो गए इस गठबंधन के तहत, मैसूर को जीतने के बाद। मतलब दोनों है, दोनों का वो हिस्सा है, और ये हिस्से खुद अंग्रेजों ने ले लिए। जो अब कन्नड़ हम क्या कहते हैं? कन्नड़ तो हम कर्नाटक की भाषा कहते हैं। उस समय ये कहीं ना कहीं क्षेत्र का ही नाम था, जो मैंने क्या लिखवाया? उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, और ये क्या है? कोयम्बटूर, जो आज की तारीख में कहाँ है? तमिलनाडु में। ये क्षेत्र ले लिए किसने? अंग्रेजों ने, और मैसूर पे अंग्रेज भी रहेंगे और निजाम का भी रहेगा। और ये बात तो जग जाहिर है, निजाम को भी तो धक्का ही देना है उन्हें, वो तो बस खुश करने के लिए भी फिलहाल थोड़ी बहुत देर के लिए बैठा लिया। उसके बाद अब ये मैं बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले, जब हम ये कहते हैं कि चौथा जो युद्ध हुआ है मैसूर में किस किसके बीच हुआ, तो दिमाग में बात आती है ब्रिटिश और मैसूर। लेकिन 3 दल एक तरफ थे और 3 दल एक तरफ थे। एक साइड में मैसूर था, खुद कर्नाटक का नवाब था, जैसे अवध का नवाब पढ़ा था हमने, बंगाल का नवाब पढ़ा था, ऐसे ही कर्नाटक का भी नवाब था। और जो मुगल थे वो भी इसी की साइड थे। किसकी साइड? मैसूर की साइड, मतलब टीपू सुल्तान की साइड। हालांकि इनकी इस समय पावर खत्म हो चुकी है, वे नाम के लिए थे इसलिए तो लिखे नहीं जाता, मैंने तो लिख भी दिया, है ना। 1707 में जानते हो आप कौन मरा? औरंगजेब। अब ये बात कब की हो रही है? 1799 की। तब तो मुगल ही दया रहमो करम पे जी रहे हैं, अब वो किसी का क्या साथ देंगे? ठीक है, लेकिन फिर भी चाहे वो ताकत से हो, चाहे वो एक तरह से कहना चाहिए मुझे भावनाओं से हो, वो किससे जुड़े हुए थे? मैसूर से जुड़े हुए थे। तो जब हम पढ़ेंगे या कोई आपसे पूछेगा तो आपको ये कहना पड़ेगा कि जो मुगल थे वो मैसूर की तरफ ही थे। उसके बाद दूसरी साइड जो आती है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। दूसरा हैदराबाद का, क्योंकि गठबंधन तो पहले हो गया था। ठीक, और तीसरा जो त्रावणकोर मैंने बताया था वो भी इन्हीं की तरफ था। तो 3 दल एक तरफ, 3 दल एक तरफ, तब जाके ये चौथा युद्ध लड़ा गया जो अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया। और इस समय अंग्रेजों की तरफ से जो जनरल था वो कौन था? जब हम वेलिजरी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे लॉर्ड, तो उसके डायरेक्शन में तो सारे काम हो ही रहे हैं। एक अभी और पढ़ेंगे जनरल स्टुअर्ट। जनरल, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो कई डायरेक्शन से घेरना होता है, तो एक डायरेक्शन से कोई जनरल लेकर आ रहा है अपनी सेना, दूसरी डायरेक्शन से कोई और आ रहा है। तो मेन जो नाम आते हैं इस युद्ध में, तो जनरल हैरिस आता है, एक आता है जनरल स्टुअर्ट, वो भी लिखवाया जाएगा। और ये सब किसकी लीडरशिप में हो रहा है? वेलेजरी की लीडरशिप में हो रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान डालिए कारण, रीजंस। इसमें लिखिएगा, पहला कारण यह था, फर्स्ट रीजन इज दैट
पहला कारण यह था कि टीपू सुल्तान अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पाया था। टीपू सुल्तान डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट, अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पाया था। तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद एंड आफ्टर द अलायंस ऑफ श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद वह अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा था। He was trying to make strengthen his army, अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ था। He was trying to make strengthen his army। नेक्स्ट लाइन में दूसरा कारण, सेकंड रीजन, लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक नीति थी। वाज द अटैकिंग पॉलिसी ऑफ लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक नीति थी। यह गवर्नर जनरल था। ही वाज गवर्नर जनरल, यह गवर्नर जनरल था। ही वाज गवर्नर जनरल। सत्रह सौ अट्ठानवे में इन 1798 टीपू सुल्तान ने 99 फ्रांसीसियों को सम्मानित किया था। टीपू अवार्डेड 99 फ्रेंच ऑफिसर्स, 99 फ्रांसीसियों को सम्मानित किया था। जो अंग्रेजों के लिए अच्छा नहीं था, विच वॉज नॉट गुड फॉर ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के लिए अच्छा नहीं था, विच वॉज नॉट गुड फॉर ब्रिटिश। नेक्स्ट लाइन, तीसरा कारण, थर्ड रीजन, लॉर्ड कॉर्नवालिस की भांति एज लॉर्ड कॉर्नवालिस की भांति एज लॉर्ड कॉर्नवालिस वेलेजली भी त्रिगुट बनाना चाहता था। वेलेजली also wanted to make ट्रायो, त्रिगुट बनाना चाहता था। वेलेजली also wanted to make ट्रायो, TRIO, त्रिगुट बनाना चाहता था। ब्रैकेट में मराठों और निजाम के साथ, विद मराठा एंड निजाम, मराठों और निजाम के साथ। नेक्स्ट लाइन इसी हेडिंग में 1798 में इन 1798 निजाम ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। निजाम एक्सेप्टेड कोऑपरेटिव अलायंस, सहायक संधि स्वीकार कर ली।
और निजाम अंग्रेजों का मित्र बन गया। एंड निजाम बिकेम अ फ्रेंड ऑफ ब्रिटिश। निजाम अंग्रेजों का मित्र बन गया। मराठों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। मराठा डिड नॉट रिप्लाई क्लियरली। मराठों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। अतः वेलेजली के द्वारा लालच दिया गया। देयर वॉज एन एंटाइसमेंट बाय वेलेजली। देयर वॉज एन एंटाइसमेंट बाय वेलेजली। वेलेजली के द्वारा लालच दिया गया कि आधे क्षेत्र मराठों को दे दिए जाएंगे। डेट half of the areas would be given to Maratha। आधे क्षेत्र मराठों को दे दिए जाएंगे। half of the areas would be given to Maratha। नेक्स्ट लाइन 1799 में इन 1799 1799 में वेलोर की तरफ से फ्रॉम वेलोर की तरफ से फ्रॉम वेलोर जनरल हैरिस और वेलेजली ने जनरल हैरिस एंड वेलेजली मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अटैक मैसूर। मैसूर पर आक्रमण कर दिया तथा पश्चिम से एंड फ्रॉम वेस्ट तथा पश्चिम से एंड फ्रॉम वेस्ट जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। जनरल स्टुअर्ट अटैक। जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। सीर के युद्ध में इन द बैटल ऑफ सीर के युद्ध में, इस पे नहीं बना लिख लेना इंग्लिश में, सीर आना चाहिए पढ़ने में, हिंदी में मैं लिख रहा हूं। सीर के युद्ध में इन द बैटल ऑफ सीर स्टुअर्ट ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। स्टुअर्ट डिफीटेड टीपू सुल्तान। तथा एंड मालवेली के युद्ध में इन द बैटल ऑफ मालवेली के युद्ध में जनरल हैरिस ने टीपू को हरा दिया। जनरल हैरिस डिफीटेड टीपू। जनरल हैरिस ने टीपू को हरा दिया। इसके बाद आफ्टर दिस टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण लेनी पड़ी। टीपू सुल्तान टुक शेल्टर इन द फोर्ट ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसके बाद टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण लेनी पड़ी। टुक शेल्टर इन द फोर्ट ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तथा 4 मई 1799 को एंड 4 मई 1799 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया गया।
श्रीरंगपट्टनम was seized. टीपू मारा गया, टीपू was killed. तथा इसके बेटों ने आत्मसमर्पण कर दिया, एंड हिज सन्स सरेंडर्ड। तथा इसके बेटों ने आत्मसमर्पण कर दिया, एंड हिज सन्स सरेंडर्ड। लिख लिया? देखिए ये बार रिवाइज करते हैं। तो मेरा हेडिंग अब क्या था? कारण। कि कौन कौन से ऐसे कारण है जो ये माना जाता है कि जो चौथा युद्ध हुआ इन कारणों की वजह से हुआ। तो मोटे तौर पे मैंने आपको 3 ही कारण लिखवाए हैं। इतिहासकारों के द्वारा 10-10, 12-12 कारण भी बता रखे हैं। तो कारण ये हेडिंग हो गया। पहला हेडिंग क्या था? क्या था बताइए? कि जो तीसरा युद्ध था वो कौन सी संधि पे समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि पे समाप्त हुआ था, जो 1792 में हुई थी। अब टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी राजा हुआ करता था, तो उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक चक्कर उसने संधि कर ली। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों की सारी शर्तें मान ली। संधि का मतलब तो यही था कि अब मैं आपके हिसाब से अपना शासन करूंगा। लेकिन धीरे धीरे चोरी छिपे अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ऐसा था कि मुझे वो रुतबा जो मेरा जा चुका है वो मुझे वापस लेना है। अब अंग्रेज जो है बाकायदा उसकी सारी पैनी नजर से सब चीजें गतिविधियां देख रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है? एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। एक कारण तो ये माना गया। दूसरा कारण लॉर्ड वेलेस्ली। अब यहाँ बताया गया कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो आक्रामक नीति है वो है। वो आक्रामक नीति क्या हुई कि 1798 में क्या हुआ? एक छोटी सी घटना हुई थी। 99 लिखा जाता है, हालांकि 99 कहा भी गया है इतिहासकारों में। 99 क्यों? ये कहा गया है कि 1798 में तो हुआ था, और अगले साल 1799 में कुछ उसे ऐसा करना था कि उसने कुछ इंडिकेट किया इस नंबर के द्वारा। मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर ने उस पर आरोप लगाया था। 100 भी तो हो सकते थे, लेकिन नहीं क्या? 99। तो इस इतिहासकारों ने कहा है कि टीपू सुल्तान कुछ इस नंबर के द्वारा दर्शाना चाहता था। अब वहां 3 ही पार्टी थी, एक तो खुद टीपू सुल्तान, एक फ्रांसीसी और एक अंग्रेज। अब फ्रांसीसियों को तो क्या किया जा रहा है? सम्मानित किया जा रहा है। 99 ऑफिसर जो थे उन्हें मैसूर में बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किया गया टीपू सुल्तान के द्वारा। ये बात लॉर्ड वेलेस्ली को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी तो एक दूसरे के एंटी थे, जैसे मैंने पढ़ाया है पहले से आपको। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने यही सोच लिया था कि अब टीपू सुल्तान को मैसूर से उतारना है। इसे और भड़का दिया था मतलब अंग्रेजों को। इतिहासकार दूसरा कारण ये मानते हैं। ठीक है जी। तीसरा कारण, अब लॉर्ड वेलेस्ली अपनी नीतियां बनाना शुरू कर दिया था कि टीपू सुल्तान को यहाँ से हटाना ही है, चाहे मारना हो चाहे कैसे करना हो। तो इससे पहले जब हम देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उसने भी त्रिगुट बनाया था। त्रिगुट से मतलब 3 तरह से गठबंधन। तो कौन कौन है? मराठा, निजाम और खुद EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने यही सोचा कि मैं भी कॉर्नवालिस की तरह ही काम करूं। तो इसने क्या काम करा? मराठा और निजाम को अपने पक्ष में करना चाहा। तो निजाम तो पहले से तैयार है ना, पहले ही हो चुकी है ऐसा, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मराठों ने यहाँ पे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। और यहाँ पे एक लाइन ये आती है 1798 में, ये जो चौथा युद्ध हुआ कौन से सन में हुआ है? तो उससे 1 साल पहले 1798 में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। किसने? तो निजाम तो पूरी तरह से पक्ष में था अंग्रेजों के। सहायक संधि क्या है? मेरा टॉपिक है, बताऊंगा मैं आपको क्या है ना। और मराठों ने ना कोई उत्तर दिया है, ना तो हाँ में गए ना ना। ठीक है, इधर से बैलेंस हो गए रहे। फिर वेलेस्ली ने दोबारा उसे ऑफर दिया कि जितने भी क्षेत्र हैं जो कब्जे में आएंगे 50% तुम्हारा। मराठों को ये कहा गया। ठीक, उसके बाद कामयाब वो हो नहीं पाया। मराठे पूरी तरह से उसके तरफ नहीं आए इस बार। ठीक है, हालांकि मराठों में कुछ विद्रोह भी हुआ था कि अंदर खाने की जाना चाहिए था, लेकिन मराठे जा नहीं पाए पूरी तरह से। और फिर अब ये फाइनल लिखवाया मैंने आपको 1799 में वो समय आ जाता है जब युद्ध शुरू हो जाता है। तो वेलोर एक स्थान है साउथ इंडिया में, सुना भी होगा। वहां से एक सेना चलती है
किसकी लीडरशिप में? जनरल हैरिस और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली की लीडरशिप में, ठीक। और दूसरी तरफ पश्चिम से आती है एक सेना जनरल स्टुअर्ट की लीडरशिप में। और फिर दो युद्ध होते हैं, ये युद्ध ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, तो मैंने फिर यहाँ इनके सन वगैरह डेट वगैरह कुछ नहीं लिखा है, कोई सन तो 1799 ही है, महीने चेंज होते रहेंगे, बस नाम पढ़ लो। माल वैली का जो युद्ध होता है ये किसके बीच में होता है? टीपू सुल्तान और जनरल हैरिस के बीच। और जो सीध सीर का युद्ध होता है ये होता है जनरल स्टुअर्ट और टीपू सुल्तान के बीच। जब कभी भूल जाओ तो स्टुअर्ट में भी आधा से आ रहा है और सीध सीर में भी से आ रहा है, लिंक बना के चलो तो थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा कि स्टुअर्ट वाला कौन सा था? सीध सीर। जो बच गया माल वैली वो कौन सा था? हैरिस। दोनों ही युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, ब्रिटिश जीतते हैं और टीपू सुल्तान को अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। उसके बाद अपनी राजधानी पहुंचता है, श्रीरंगपट्टनम का एक किला है, चारों तरफ जो थोड़ी बहुत उसकी आर्मी बसती है और चारों तरफ किले के सामने किले के आसपास खड़ी है और बीच में टीपू सुल्तान है। और फिर उस पर हमला किया जाता है 4 मई 1799 को, वहां टीपू की हो जाती है मौत और टीपू सुल्तान का चैप्टर खत्म, मैसूर का चैप्टर खत्म। उसके जो बेटे हैं उन्होंने कर दिया है सरेंडर और सारा जो काबिज हो चुका है, अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है, ठीक। ये बेटा था कारण, मैंने आपको बताया था क्या क्या कारण हो सकते हैं, कब लड़ा गया, कौन सी पार्टी किधर थी, कैसे कैसे की, मैंने आपको सब इंपोर्टेंट बता दिया, ठीक। अब हेड डालो क्या? सहायक संधि, कोऑपरेटिव अलायंस बोल सकते हैं, वो लिखिएगा। हालांकि जब लोड वगैरह लिखवाए जाएंगे तो भी बाद में भी आएगा, बाकी अभी आ गया तो मैं सभी कवर करा देता हूँ पूरा। जब कभी भी आप पढ़ेंगे कि सहायक संधि तो फिर नाम याद आना चाहिए क्या? लॉर्ड वेलेजली। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ही पूछ बैठूं कि सहायक संधि क्या है तो आप मुझे 2-3 लाइन में ये बताने का प्रयास करेंगे कि भाई कुछ अंग्रेजों की कैसी नीति हुआ करती थी जिसमें राजाओं को लालच दिया गया है ना, जो नवाब थे या जो शासक थे उस समय के, उन्हें किसी तरह से अंग्रेजी एम्पायर में मिलाने की एक कवायद शुरू की गई, लालच देकर, कहीं ना कहीं समझौते कर कराकर। और इस संधि के बाद हम ये देखते हैं कि जो उनकी पावर थी, किनकी? रियासतों की या जो शासक थे उनकी, वो पावर तो कहीं पीछे रह जाती है उस संधि पे जब साइन हुए हैं, और वे सारे जो काम होंगे वे फिर वेलेजली के हिसाब से ही होंगे। तो ये मैं पूरी ब्रीफली थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि ये सहायक संधि एक्चुअली थी क्या। देखिएगा, इसे इंग्लिश में क्या लिखा है मैंने? कोऑपरेटिव अलायंस कहा। अगर मान लें कहीं सब्सिडियरी बोल दो या पढ़ लो तो भी समझ जाना, लिख देता हूँ क्योंकि कई नाम होते हैं। सब्सिडियरी अलायंस, अगर कहीं आप बुक वगैरह में पढ़ो तो भी बात किसकी हो रही है? सहायक संधि की बात हो रही है। जब पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों का और मैसूर का, उस समय जनरल या गवर्नर जनरल का नाम क्या लिखवाया था मैंने? बरीलास। जब दूसरा हुआ था तो वॉरेन हेस्टिंग्स, और तीसरा हुआ तो कॉर्नवालिस, और चौथा हुआ तो कहीं ना कहीं हमें इतना भी आइडिया हो गया है। कोई अगर हमसे पूछे कि भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था अंग्रेजों का जो जनरल था, गवर्नर जनरल था, वो कब से कब तक रहा, किस समय में रहा, तो हम तुरंत याद करेंगे तीसरा युद्ध कब हुआ था? 90 से। तो हमारा दिमाग कहेगा कि भाई 90 में तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इतना आइडिया होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अब बात हो रही है कब? 1799 की, यानी कि 18वीं शताब्दी समाप्त होने वाली है। और इस समय कौन है? लॉर्ड वेलेजली। तो अब सहायक संधि की बात करें तो नाम सिर्फ किसका आना है? लॉर्ड वेलेजली। तो लिखिएगा, लॉर्ड वेलेजली की समय सीमा, ड्यूरेशन ऑफ लॉर्ड वेलेजली, (1798 से 1805 तक है। was from 1798 to 1805।
1798 से 1805 है। यह संधि, दिस अलायंस, भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार के लिए है। वाज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार के लिए थी। यह संधि, दिस अलायंस, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में होती है। वाज बिटवीन ऑफ EIC एंड इंडियन रियासत। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में होती है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, द फर्स्ट यूज ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, द फर्स्ट यूज ऑफ दिस वर्ड, मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। वाज डन बाय मार्किस डुप्लेक्स, जो फ्रांस का गवर्नर जनरल था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच, जो फ्रांस का गवर्नर जनरल था। तथा इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक एंड फर्स्ट इंडियन रूलर हु एक्सेप्टेड दिस अलायंस, तथा इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक एंड फर्स्ट इंडियन रूलर हु एक्सेप्टेड दिस अलायंस हैदराबाद का निजाम था। वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम था। ब्रैकेट में 1798, 1798। इसके बाद आफ्टर हिम अवध का नवाब 1801, नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब 1801, तथा एंड मराठा 1803 एंड मराठा 1803, तथा मराठा 1803। अभी तो 2-4 लाइन लिखी है, पहले से देखते हैं, फिर थोड़ा सा लिखवाना। तो अभी क्या लिखवाया गया बच्चों? सहायक संधि, इंग्लिश में कह सकते हैं कोऑपरेटिव अलायंस या सब्सिडियरी अलायंस। बुक्स वगैरह में जो लिखा मिलेगा वो ये वर्ड लिखा मिलेगा, सब्सिडियरी अलायंस। तो लॉर्ड वेलेस्ली नाम याद है हमें। और जैसे कि मैंने बताया था कि चौथे युद्ध में जो मेन गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। बात होती है 1799 की, तो दिमाग में है कि 1799 में तो लॉर्ड वेलेस्ली है, लेकिन कब से कब तक है? तो 1798 से 1805 तक। कितने साल हो गए? मोटे मोटे 7 साल हो गए। तो जितने भी हम जनरल पढ़ते हैं वो 5 साल, 6 साल, 7 साल तो इक्का दुक्का ही है, 6 साल बहुत है। इतने समय सीमा के लिए रहते थे और फिर चेंज हो जाता था, जो हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। फिर आप यहाँ कंसंट्रेट करो, 1798 से 1805 तक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल भारत के लिए। ठीक, उसके आगे अब ये सहायक संधि क्या थी? तो ये एक एग्रीमेंट था, ये एक समझौता हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और
भारतीय रियासतों के बीच में। अंग्रेजों को ये लगा कि जिन रियासतों को उन्होंने जीत लिया है, बहुत तेज थे अंग्रेज। अब फिर मैं एक बार पीछे जाता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी और सन कौन सा चल रहा है? 1805 आ गया। कितने साल हो गए? मोटे मोटे 200 साल हो गए। 200 साल लगातार लड़ते रहने के बाद, हालांकि अगर मैं शुरू के 70-80 साल छोड़ दूं तो वहां तो वे नहीं लड़े हैं, वहां तो सिर्फ व्यापारी बन के रहे हैं, जहांगीर के दरबार में सिर्फ इजाजत मांगने जाते हैं। लेकिन मोटे मोटे में अगर यहाँ पे 100 या 110 साल ले लूँ इन 200 साल में से, तो लड़ ही रहे हैं। और इतना कुछ जीतने के बावजूद भी उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि पूरा भारत तो भाई पता नहीं कब तक जीता जाएगा। मतलब एक रियासत खत्म होती है और कहीं ना कहीं फिर दूसरे शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने फिर दिमाग से काम लेना शुरू करा। उस दिमाग की उपज थी क्या? सहायक संधि। तो इन्होंने युद्ध ना करने की सोची और ये सोचा कि बिना युद्ध करे ही ये सारे काम हो जाए जो हम युद्ध करने के बाद चाहते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली की दिमाग की उपज थी और इसे इन दोनों के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट कहा गया। अभी जो पहली बार इस शब्द का प्रयोग, किस शब्द का? ये थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया कि जब हम इतिहास में पहली बार इस शब्द को कहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये शब्द दिया गया था मार्किस ड्यूप्लक्स नाम के व्यक्ति के द्वारा। ये शब्द उच्चारित किया गया था सबसे पहले। और ये कौन था? फ्रांस का गवर्नर जनरल। लेकिन जो सहायक संधि हम पढ़ते हैं वो फेमस किसकी है? वेलेस्ली। लेकिन शब्द की बात करेंगे तो पहले इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है जी। अब ये क्या थी उसके तो मैं भी लिखाऊंगा विशेषताएं। बाकी सबसे पहले जो भारतीय शासक था जिसने सहायक संधि कबूल कर ली वो कोई और नहीं था, हैदराबाद का निजाम ही था 1798। ठीक। और उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। ये तो मैंने 2-3 लिखवाए हैं। जितनी भी रियासत थी कहीं ना कहीं लालच मिल रहा था, क्योंकि एक कमजोर है एक बहुत ताकतवर है। तो कमजोर को लगता है कि अगर तू इसने सहायक संधि एक्सेप्ट नहीं की तो कल को हो सकता है हमला तेरे पे हो जाए। आज तो थोड़ा बहुत मिल भी रहा, कल को वो भी नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ रहती है दिमाग में। तो अवध का नवाब 1801 में इस सहायक संधि को कबूल कर लिया और मराठे भी 1803 में ये सहायक संधि इन्होंने भी कबूल कर ली। और भी है लाइन में, वो मैं लिखवाना नहीं चाहता। ठीक है। अब हेड डालिए विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, हिंदी में जो लिखना चाहो। विशेषताएं, विशेषताएं किसकी? सहायक संधि की। कि ये क्यों इतनी प्रसिद्ध है, क्यों इतनी चर्चित है। इसमें लिखिएगा नंबर 1, भारतीय शासक को सशस्त्र बलों से अलग होना पड़ेगा। इंडियन रूलर्स were to be separated from armies। सशस्त्र बलों से अलग होना पड़ेगा। तथा अपने क्षेत्र में एंड इन देयर रीजन्स, अपने क्षेत्र में इन देयर रीजन्स अंग्रेजी सेना को स्वीकार करना पड़ेगा। इंग्लिश आर्मी वाज एक्सेप्टेड। अंग्रेजी सेना को स्वीकार करना पड़ेगा। नंबर 2, ब्रिटिश सेना को भुगतान करना होगा। पेमेंट वाज गिवन टू ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश सेना को भुगतान करना होगा। अगर भुगतान नहीं होता है, इफ देयर वाज नॉट पेमेंट, देयर वाज नो पेमेंट, अगर भुगतान नहीं होता है, पेमेंट नहीं होता है,
तो क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। देन रीजन वाज सीज्ड, क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। नंबर 3, अंग्रेज विदेशी आक्रमण से या आंतरिक विद्रोह से रक्षा करेंगे। ब्रिटिश वुड डिफेंस फ्रॉम फॉरेन अटैक और इंटरनल डिसऑर्डर, विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह से रक्षा करेंगे। नंबर 4, अंग्रेज भारतीय रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश वुड नॉट इंटरप्ट द इंटरनल मैटर ऑफ इंडियन रियासत, अंग्रेज भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश would not interrupt the internal affairs and matters of Indian रियासत। नंबर 5, अंग्रेजों की अनुमति के बिना, विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की अनुमति के बिना एक रियासत दूसरी रियासत से राजनीतिक संपर्क नहीं करेगी। वन रियासत विल नॉट कॉन्टैक्ट टू अदर रियासत, एक रियासत दूसरी रियासत से संपर्क नहीं करेगी। बस देखिएगा ये 5 विशेषताएं थी संधि की। तो पहली क्या बताई, सशस्त्र बल और अंग्रेजी सेना लिखा है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिखा है आपको समझाने के लिए। तो कितना भी बड़ा शासक क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी रियासत क्यों ना हो, जब वो एक बार इस सहायक संधि को स्वीकार कर लेगा तो उस शासक को, उस राजा को अपने सशस्त्र बलों से अलग होना पड़ेगा। मतलब अपनी आर्मी को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, चाहे आप कितने बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो। अगर आप एक वैसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी, अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सेना को आप बर्दाश्त करोगे। मतलब अगर तुम्हारी सेना है तो ठीक है, लेकिन हमारी भी सेना वहीं रहेगी और तुम अपनी सेना को कमांड नहीं दे सकते। डेट मीन्स क्या हुआ, वेलेजली ने सोचा युद्ध में अगर हम लड़ते हैं तो हमारे भी मारे जाएंगे, उनके भी मारे जाएंगे। दिमाग का परिचय दो, अपने तो अपने हैं ही, उनके भी अपने कर लो। समझ रहे क्या कह रहा हूं? उनकी आर्मी उनकी तरफ से कमांड नहीं लेगी, तो कमांड किसी तरफ से लेगी, अंग्रेज। लड़ाई मारकाट सब खत्म और सारे काम अंदर। तो इससे बढ़िया क्या चीज है, डेट्स कॉल्ड लॉर्ड वेलेजली, एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव बहुत मजबूत कर दी थी इस समय। इससे पहले हर कोई जनरल लड़ने के मूड में ही रहता था, इसने कुछ सोच ही बदल दी कि ये काम भी हो सके, बिना लड़े भी सब चीज अंदर हो सके। इसलिए सहायक संधि की चर्चा में आती है। दूसरा, अब देखो 5 शर्तें लिखवाई हैं। सहायक संधि कबूल ली, जिस दिन से सहायक संधि आपने कबूल कर ली, ब्रिटिश सेना को आपको भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट देना होगा ब्रिटिश सेना। और अगर आप ये कहते हो कि इस बार मैं पेमेंट देने की स्थिति में नहीं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया।
आपके पास अगर 20, 40, 50 क्षेत्र हैं तो एक हमारे पास, फिर जब दूसरी किस्त आने का समय होगा तो आप दीजिए, अगर नहीं दे पाओगे तो फिर दूसरा क्षेत्र हमारे पास, कोई वाद विवाद की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब पता चल रहा है शर्तों से ये कितनी सहायक थी और कैसी संधि थी। ये एक तरफा ही थी, तो ये सारी की गई है किसमें, मजबूरी में, वरना कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा। पर दिख रहा है कि चलो जो सांस से बच रही है कम से कम तो ठीक ठाक चला लो, वरना ये भी काट दिए जाएंगे। ये हाल था इसका। तीसरा, अंग्रेज रक्षा। अब यहाँ थोड़ा सा इन्होंने कहा हम आपसे पेमेंट ले रहे हैं, आपकी सेना को तो हमने बॉन्ड कर दिया, अगर कोई दूसरा आप पे अटैक करेगा तो हमारी जिम्मेदारी है आपकी रक्षा करनी। ठीक, आंतरिक विद्रोह भी अगर होता है और मान लिया आपकी सेना आपके खिलाफ बगावत करने लगी तो भी हमारी जिम्मेदारी है उसे शांत करनी। ठीक, ये तीसरी बात। चौथा, हस्तक्षेप। हम आपके राजनीतिक मामलों में या आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया है कि ये सिर्फ लिखी हुई बात थी। अंग्रेज जो जिस रियासत में पूरा कब्जा कर लिया और वो हस्तक्षेप ना करें, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ये सिर्फ लिखी हुई बात ही रह गई। बस अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप इस सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने वाली बातें थी। डिसीजन कौन ले रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ही ले रही थी सारे। बस नाम सारे के लिए उसे बैठा रखा था कि तू नवाब है तो नवाब बना है, तू रियासत का शासक है तो शासक। बाकी सारी कमांड इनके हाथ में थी। और पांचवा, बिना अनुमति के, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर खाने ही गुड़ बनाने शुरू कर दो। एक रियासत दूसरी रियासत से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। कभी अंदर खाने 3, 4, 5, 10 इकट्ठे हो जाओ फिर लड़ने आते रहो, सहायक संधि भी कर ली और फिर खड़े हो सामने, नहीं। और अगर इन 5 को एग्री करते हो तो सहायक संधि है। अब सारी के सारे खिलाफ हैं लेकिन फिर भी स्वीकार करी गई। और यहाँ से फिर सारी रियासतें सब गुलाम बनती चली गई किसकी? ईस्ट इंडिया। तो ये थी बच्चों सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली का समय 1798 से 1805। तो कोई एटलीस्ट कोई आपसे पूछे कि सहायक संधि क्या है तो उसे आप बहुत अच्छा बता सकते हो कि सहायक संधि क्या है, सब्सिडियरी अलायंस क्या। ठीक, बस ये आज का पीरियड इतना ही।